अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज question number 5.1, and it states that explain the difference between tangential velocity and the angular velocity. If one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the other? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस बताना है, और सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी में से कोई एक वेलोसिटी गिवन हो एक ऐसे व्हील के लिए जिसका रेडियस हमें मालूम है, तो किस तरह से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है व्हाट इज मीन बाय टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो किसी भी पॉइंट पर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो लीनियर स्पीड या वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होगी। मींस जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हम उस पॉइंट पर, सर्कल के उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे? It is the linear velocity of a particle or an object moving along a curve, और यहां पर हम कर्व की जगह सर्कुलर पाथ भी लिख सकते हैं, और अ सर्कल along the tangent at any point. Students, this is the definition of tangential velocity, और स्टूडेंट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vt के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर डिफाइनिंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी, अब हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स, अब हम हेडिंग लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। हम लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a particle moving along a curved path. तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ ग्रीक लेटर विच इज ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप
डिवेलप करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि कोरिलेट करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को। तो इसीलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिलेशन की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन था, जिसको हम दोबारा भी रीड कर सकते हैं। इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट इफ वन ऑफ दीज का मतलब है अगर एंगुलर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी में से किसी एक वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, ऐसे व्हील के लिए जिसका रेडियस हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल उसका रेडियस है r, तो हम किस तरह से सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देयर इज अ फॉर्मूला एज वी नो, Vt is equal to r omega, where students Vt is the tangential velocity, r is the radius of the wheel and omega is the angular velocity of the wheel. तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिलेशनशिप कि अगर इस फॉर्मूले में हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन हो और रेडियस की वैल्यू गिवन हो, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो और हमें कहा जाए कि हमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स अबव फॉर्मूले से ओमेगा की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स these are the two formulas with the help of which we can calculate tangential velocity and angular velocity. तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, if one of these is given for a wheel of non-radius such as r, then the other can be found by using the above relation. By using the above रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5.1 का आंसर, जिसमें हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफाइन किया, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया, देन इन दोनों को कोरिलेट किया विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला विच इज आल्सो रिटन इन दिस आंसर, और जो कि क्या है, Vt is equal to r omega. This is the relationship with the help of which we can calculate the value of tangential velocity or angular velocity if one of these is given for a wheel of known radius. Explain what is meant by centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत क्यों पेश आती है। व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड, फर्निश्ड का मतलब है स्टूडेंट्स नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं व्हाई इट मस्ट बी नेसेसरी टू एन ऑब्जेक्ट if the object is to follow a circular path. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स is the force needed to bend the normally straight path of the particle into a circular path
इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जरूरी होती है। तो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स करती क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देती है। नाउ स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखें, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हमने चैप्टर नंबर 5 में डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू FC is equal to mv square over r. M is the mass of the object, V is its speed and R is the radius of the circular path. Now students, अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आंसर करेंगे, which is why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लिखेंगे, अपनी हेडिंग हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी under the influence of a force which changes its direction of motion continuously. So the centripetal force is always needed if a body is to maintain its circular motion. तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या लिखा है, जिसको हम एक डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो हमें किसी एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करे। और वो कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मली फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट की बजाय थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अगेन, अगर एक खास पॉइंट पर उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर से चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह कंटिन्यूसली हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती रहे तो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस देखी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत ज्यादा किरदार है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया।
तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।